आज मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम फ्रॉम एनसीईआरटी बुक, सीबीएसई एनसीईआरटी बुक। ये सीबीएसई के लिए है और ये एनसीईआरटी बुक से है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। द एग्जिस्टेंस ऑफ एटम हैज़ बीन प्रपोज्ड since the time of early Indian and Greek philosophers 1400 BC, who were of the view that atoms are the fundamental building block of matter. According to them, the continued subdivision of matter would ultimately yield atom which would not be further divisible. एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, ऐसा उस समय समझा जाता था। द वर्ड एटम हैज बीन derived from the Greek word एटोमियो। इस वर्ड ग्रीक वर्ड जो एटोमियो है उससे लिया गया है एटम, विच मीन्स अनकटेबल, जिसको फर्दर कट नहीं किया जा सके, और नॉन डिविजिबल, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सके। दीज अर्लियर आइडिया वेयर mere speculation and there was no way to test them experimentally. These ideas remained dormant for the very long time and were reviewed again by scientists in the 19th century. The atom theory of matter was first proposed on a firm scientific basis by John Dalton. John Dalton ने atomic theory दिया, a British school teacher in 1808. His theory, called Dalton's atomic theory, regarded the atom as the ultimate particle of matter. एटम जो है अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डाल्टन का थ्योरी एबल था एक्सप्लेन करने में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन very successfully. However, it failed to explain the result of many experiments. For example, it was known that substances like glass or ebonite, when rubbed with silk or fur, get electrically charged. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एबोनाइट के छड़ को अगर रगड़ा जाता है या ग्लास के छड़ को रखा जाता है किसी सिल्क में या फर में, तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज जाता है। आगे का पोर्शन जो उसका है छड़ का, वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है। जो कट, अगर छोटे छोटे पेपर को पीस वाइज में हम कट कर दें और उस छड़ को वहाँ पे वैसे ले जाए तो उसमें अट्रैक्ट होके चिपक जाता है। तो इस बात को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। उनका मॉडल जो है एटॉमिक, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है, उससे उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पा रहा था। इन दिस यूनिट वी स्टार्ट विद द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन मेड बाय साइंटिस्ट टुवार्ड्स द एंड ऑफ 19th and beginning of 20th century. These established that atoms are made of subatomic particles, that is electron, proton and neutron, a concept very different from that of Dalton discovery of subatomic particle. And an insight into the structure of atom was obtained from the experiment on electrical discharge through gases. Before we discuss these results, we need to keep in mind a basic rule regarding the behavior of charged particle. Like charges repel each other and unlike charges attract each other. As you know that like charges, यानी कि पॉजिटिव चार्ज अगर आएंगे तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, एंड पॉजिटिव निगेटिव पास आएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे इच अदर को। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
In 1830, Michael Faraday showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, chemical reaction occurred at the electrode. जैसा फराडे ने बताया कि जब इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं सॉल्यूशन में तो देन केमिकल रिएक्शन होता है। जैसा कि आप फराडे ने बताया कि जैसे इधर एक इलेक्ट्रोड है, एक तो इसमें सॉल्यूशन है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी अगर पास करवाएंगे तो इसमें केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे क्या होगा कि माइकल फैराडे showed that if electricity is passed through a solution of an electrolyte, किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, देन केमिकल रिएक्शन अकर, तो केमिकल रिएक्शन होता है एट द इलेक्ट्रोड पे केमिकल रिएक्शन होता है विच रिजल्ट इन द लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर एट द इलेक्ट्रोड। इससे क्या होता है, एक जगह से लिबरेट किया, दूसरे जगह डिपॉजिट किया। लिबरेशन यानी कि उससे निकला, एंड डिपोजिशन यानी कि उस पर जाके जम गया। लिबरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ मैटर ऑफ द इलेक्ट्रोड। ही फॉर्मुलेटेड सर्टेन लॉ which you will study in class 12. These results suggested the particulate nature of electricity. In mid 1850s, many scientists, mainly Faraday, began to study electrical discharge in partially evacuated tube. Faraday जो है पार्शियली एविकेटेड ट्यूब में वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज को बिगिन किया, उसको स्टडी करना। नोन एज कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, जिसको कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इट इज़ डिपिक्टेड इन फिगर 2.1। ये 2.1 ये पिक्चर है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। ए कैथोड रे ट्यूब इज मेड ऑफ ग्लास। कैथोड रे ट्यूब है ये जो कि ग्लास का बना हुआ है। कॉन्टेनिंग 2 थिन पीस ऑफ मेटल, इसमें 2 पीस ऑफ मेटल है कॉल्ड इलेक्ट्रोड, जो कि इलेक्ट्रोड है। सील्ड इन इट द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व ओनली एट वेरी लो प्रेशर। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है जो वेरी लो प्रेशर इनसाइड हम करते हैं, तो वेरी लो प्रेशर में इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। एंड एट वेरी हाई वोल्टेज, और इस यहाँ वोल्टेज से हम इसको जोड़ रखे हैं, और बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज करेंगे और लो प्रेशर रखेंगे, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। द प्रेशर ऑफ different gases could be adjusted by evacuation of the glass tube. Pressure of different gases could be adjusted by evacuation of the glass tube. When sufficiently high voltage is supplied across the electrode, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड पर जब हम सप्लाई करते हैं, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रो, करंट स्टार्ट हो जाता है फ्लो करना, start flowing through a stream of particle moving in the tube from the negative electrode cathode, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको कि कैथोड कहते हैं, वहाँ से पास करना स्टार्ट करता है करंट। When sufficiently high voltage is applied across the electrode, current start flowing through a stream of particle moving in the tube from the नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जो कि एनोड है। पर नेगेटिव इलेक्ट्रोड टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड करंट पास करता है। दीज वेयर कॉल्ड कैथोड रे और कैथोड रे पार्टिकल, इसी को कैथोड रे कहते। कैथोड रे इधर से इधर पास करने लगा। द फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम कैथोड टू एनोड वाज फर्दर चेक्ड बाय मेकिंग ए होल इन द एनोड and coating the tube behind anode with phosphorescent
मटेरियल जिंक सल्फाइड। अब इसका फर्दर स्टडी करते हैं। जब ये एनोड है, एनोड में हम छेद कर दिए, इसमें होल कर दिए, छोटा छोटा होल बना दिए, और बैक साइड में इसके फॉस्फोरेसेंट मटेरियल लगाए, जिसको जिंक सल्फाइड, जो फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है वो बैक साइड में दे दिए, फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। तो अब देख रहे हैं कि क्या होता है। When these rays after passing through a node, अब ये यहाँ से कैथोड रे जब पास करता है ये इस होल से, स्ट्राइक द जिंक सल्फाइड कोटिंग, अब पीछे जिंक सल्फाइड कोटिंग है उस पर स्ट्राइक करता है। ए ब्राइट स्पॉट इज ऑब्जर्व, पीछे ब्राइट स्पॉट जो है वो ऑब्जर्व होता है ऑन द कोटिंग में। द रिजल्ट ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट आर समराइज्ड बिलो। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट का जो समरी है वो इस तरीके से है। द कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवार्ड्स द एनोड। कैथोड से स्टार्ट किया और एनोड की ओर गया। दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी ऑब्जर्व विद द हेल्प ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ मटेरियल, जिसको फ्लोरेसेंट मटेरियल और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल कहते हैं। उस पर हम इसका, ये तो दिख नहीं रहा है हमें, लेकिन इसके बिहेवियर जो हैं वो उस पर दिखते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल पे। These rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of certain kind of material, fluorescent or phosphorescent, which glow when hit by them। ये ग्लो करते हैं जब कैथोड रे के द्वारा ये हिट किए जाते हैं। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रेज। अब टेलीविजन के अंदर जो पिक्चर ट्यूब है वो कैथोड रे है ट्यूब। एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट, अब टेलीविजन के स्क्रीन पे जो पिक्चर आते हैं वो रिजल्ट होते हैं ड्यू टू फ्लोरेसेंस ऑन द टेलीविजन स्क्रीन। फ्लोरेसेंस जो टेलीविजन स्क्रीन पे होता है, इस वजह से हमें वो पिक्चर दिखाई देती है। और टेलीविजन पिक्चर ट्यूब आर कैथोड रेज ट्यूब है। टेलीविजन के अंदर जो पिक्चर ट्यूब है वो कैथोड रेज ट्यूब है। एंड टेलीविजन पिक्चर रिजल्ट ड्यू टू फ्लोरेसेंस। टेलीविजन पिक्चर जो हमें टेलीविजन पे दिखता है वो फ्लोरेसेंस के वजह से हमें दिखता है ऑन टेलीविजन स्क्रीन, कोटेड विथ सर्टेन अब टेलीविजन स्क्रीन जो है वो कोटेड रहता है सर्टेन फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड दीज रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। जब अगर कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड इनके बीच नहीं अप्लाई किया गया तब वो सीधे कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू दैट expected from negatively charged particle। and इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उनका बिहेवियर वैसा ही होता है जैसा कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का होना चाहिए। सजेस्टिंग दैट द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। इससे पता चलता है कि कैथोड रेज जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिसको कि इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। अब इस ट्यूब के अंदर जो गैस प्रेजेंट है उस पर और जिस मटेरियल के हम ये कैथोड और एनोड बनाए हैं उस पर ये जो कैथोड रे है वो डिपेंड नहीं किया। अगर हम आयरन का मान लिया इसका बनाए और अंदर कौन सा गैस दिए हैं उस पर वो डिपेंड नहीं किया कि कैथोड रेज का बिहेवियर, कैथोड रेज जो निकला सो वो उस पर डिपेंड नहीं किया। जिंक के लिए भी करेंगे तो वैसे वही बिहेवियर देगा, आयरन के लिए भी वही बिहेवियर
या कोई और मटेरियल का, यहाँ कॉपर का करेंगे तो फिर वही देगा। इसलिए कैथोड रेज इस पर नहीं डिपेंड कर रहा है कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, ये हमारा इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही कौन सा गैस अंदर में है उस पर डिपेंड कर रहा है। ये इसका कैथोड रेज का बिहेवियर है। ये कह रहे हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रेज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रेज ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब के अंदर कौन सा गैस है उस पर डिपेंड नहीं किया, एंड वो इस पर भी डिपेंड नहीं किया कि कौन सा मटेरियल का इलेक्ट्रोड बना है। Thus, we can conclude that electron are basic constituent of all the atom. इससे यह कंक्लूजन निकलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन आर बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम। सभी एटम के बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कोई सा भी इसमें एलिमेंट का कैथोड एनोड बना रहे हैं तो सबसे वही निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, यानी कि सब में इलेक्ट्रॉन है, तभी तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि कैथोड रे निकल रहा है रे के रूप में। यानी कि वी कंक्लूड दैट इलेक्ट्रॉन आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन 1897 ब्रिटिश फिजिसिस्ट J.J. थॉमसन measured the ratio of electric charge E to the mass of atom M by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electron. अब J.J. थॉमसन ने ये दिखाया कि जो कैथोड रे इधर से पास कर रहे हैं, तो अब ये J.J. थॉमसन measured the ratio of electrical charge E to the mass of electron M by using cathode ray tube and applying electrical and magnetic field perpendicular to each other as well as to the path of electron. अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इधर से जो इधर निकल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इधर से इधर निकल रहा है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर उसके भी है जो पाथ ऑफ हमारे कैथोड रे, इधर से कैथोड रे निकल रहा है, उस कैथोड रे के भी पाथ के परपेंडिकुलर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, both are perpendicular to this cathode rays। इस तरीके से अरेंजमेंट किया उन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों कैथोड रे के परपेंडिकुलर। When only electric field is applied, the electron deviate from their path and hit the cathode ray tube at point A। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया गया, तो ऐसे तो जब कोई फील्ड नहीं अप्लाई किया जाएगा तो कैथोड रे जो है वो सीधे स्ट्रेट लाइन में B पॉइंट के पास आएगा, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो वो डेविएट करके वो A की ओर चला गया। सिमिलरली व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द कैथोड रे ट्यूब एट पॉइंट C। अब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये C पॉइंट पे डेविएट करके चला आया। बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, it is possible to bring back the electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field। अब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करते हुए इस तरीके से बैलेंस किया गया कि एज इफ ये दोनों नहीं रहता तब तो स्टेट बी पर पहुंचता, तो इन दोनों को बैलेंस करके भी बी पर ही पहुंचाया गया। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा करें कि कितना कम करें,
कितना मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा करे कि कितना कम करे, दोनों इस तरीके से बैलेंस करके कि फाइनली वो बी पर ही जाए, जैसे कि कोई फील्ड हो ही ना, उस तरीके से बैलेंस करके वो बी तक पहुंचाया गया। बाय केयरफुली बैलेंसिंग द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इट इज़ पॉसिबल टू bring back to the electron to the path which is followed in the absence of electric or magnetic field, and they hit the screen at point B. Thomson argued that the amount of deviation of the particle from their path in the absence of electrical or magnetic field depend upon कितना वो डिविएट करेगा, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, वो किस किस बात पे डिपेंड करता है। पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज कितना पार्टिकल पे है उस पर डिपेंड कर रहा है। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर इज द इंटरेक्शन विद द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एंड दस ग्रेटर इज द डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। क्यों ज़्यादा अट्रैक्ट होगा? ज़्यादा नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, तो वो ज़्यादा डेविएट करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ द पीछे इधर the magnitude of negative charge on the particle greater the magnitude of the charge on the particle greater is the interaction with the electric or magnetic field and thus greater is the deflection. The mass of the particle lighter the particle greater the deflection. अगर हल्का पार्टिकल रहेगा तो उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, अब स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड पे वो डिपेंड करता है। द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। अब ज़्यादा स्ट्रेंथ का रहेगा वोल्टेज, देन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड द डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इंक्रीज, वो इंक्रीज करता है विद द इंक्रीज इन वोल्टेज अक्रॉस द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बीच ज़्यादा वोल्टेज चेंज करेंगे तो वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा। और द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड का भी स्ट्रेंथ यहाँ पे बढ़ा दें तो वो भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। बाय कैरिंग आउट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व बाय द इलेक्ट्रॉन on the electric field strength or magnetic field strength, Thomson was able to determine the value of E upon M ratio. E upon M ratio उन्होंने कितना डिफ्लेक्ट किया, ये चेंज स्ट्रेंथ चेंज कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का, सब चेंज कर करके जो उन्होंने एक चार्ट बनाया और जो ऑब्जर्व किया, तो उससे ई अपॉन एम रेशियो जो उन्होंने पाया वो था 1.758820 क्रॉस 10⁻11 कूलम पर kg, where m is the mass of the electron in kg and E is the magnitude of the charge on the electron in coulomb. Since electrons are negatively charged, the charge on electron is minus E, charge on the electron. R.A. Millikan 1868 to 1953 devised a method known as oil drop experiment 1906 to 1914 to determine the charge on the electron. He found the
charge on the electron to be minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. The present accepted value of electric charge is minus 1.6 minus 1.602176 into 10 to the power 19 coulomb. The mass of the electron was determined by combining these result with Thomson value of E upon m ratio. E upon m ratio जो थॉमसन ने निकाला था उसकी सहायता से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया मिलिकन के द्वारा। ये कैसे? वो इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज निकाला था 1.602176 इंटू 10 टू पावर 19 कुलम अपॉन ई अपॉन एम निकाला गया था 1.758820 इंटू 10 टू द पावर 11 कुलम पर केजी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऊपर ई है नीचे ई अपॉन एम है, तो एम ऊपर चला जाएगा और ई से ई कट जाएगा, तो यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स यहाँ पे है, इन दोनों को डिवाइड किया गया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिले। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमें मिला उसका वैल्यू मिला हमें 9.1094 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।